दो छोटे छोटे फाइनल टॉपिक्स बचे हुए हैं वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बाद एक और प्रॉपर्टी है लाइट की, जो कि सिर्फ वेव लाइट को वेव अज्यूम करके ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है इसको अभी डिटेल में समझते हैं। लेकिन हम लोग को पता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, हमें पता है कि किसी भी सोर्स की वजह से लाइट अगर ओरिजिनेट कर रही है तो फिर लाइट अगर किसी सोर्स की वजह से ओरिजिनेट कर रही है तो सोर्स भी क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने इस कोर्स में पढ़ा है, सीखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चार्जेस, ठीक है, ऑसिलेट करते हैं और जिस डायरेक्शन में चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, तो ठीक, अगर मान लो हमारा कोई सोर्स है और उसके अंदर चार्ज मान लो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूं ऑसिलेट कर रहा है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इधर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, प्रोपेगेट करेगा। तो ओवरऑल हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ यूं इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है और इसके परपेंडिकुलर हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर म्यूचुअली ऑसिलेट करते हुए ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी रियल लाइट के सोर्स के अंदर अगर देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर की वजह से चार्जेस हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई रियल सोर्स है, अब मैं थोड़ी देर के लिए ना ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो अगर चार्जेस मान लो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, चार्जेस ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ यूं इस तरह से प्रोपेगेट करेगी, आगे ट्रैवल करेगी। ठीक है, हो सकता है कुछ देर के बाद चार्ज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, कुछ देर के बाद यूं ऑसिलेट कर रहा है, तो चार्जेस की ऑसिलेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चार्जेस हैं और मल्टीपल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो किसी भी रियल सोर्स से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है और उसमें तुम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का की डायरेक्शन देखोगे, ये मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की परपेंडिकुलर मैं ये प्लेन बना रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर आइडियली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करते, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जी एक्सिस के अलोंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही होती, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से भी ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से भी ऑसिलेट कर रहे हैं, और उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूँ। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूं इधर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है, तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इस तरह से देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है, हमारा ऑब्जर्वर कुछ इस तरह से है।
ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके ठीक उसी के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में तुम बताओ कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी दिखेगी। ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। ठीक है, मतलब कि ये सेंटर है और इस पॉइंट से तुम ठीक है इमेजिन करो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक, इसी इसी पॉइंट के अलोंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअसली आ रही है। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हो सकता है किसी टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रही हो। ठीक है, किसी टाइम में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रही हो। किसी टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रही हो। ठीक, किसी टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रही होगी, किसी टाइम में इस तरह से ऑसिलेट कर रही होगी, है ना। हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होगी किसी भी रियल सोर्स की वजह से। ठीक है, तो तुम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंटरसेप्ट करोगे, मान लो हमारे पास जो रियल सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उसकी कुछ फिक्स्ड इंटेंसिटी है। फिक्स्ड इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड तो फिक्स होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। कभी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ऑसिलेट कर सकती है, कभी वो जी एक्सिस के अलॉन्ग भी ऑसिलेट कर रही है, कभी इसके बीच में भी ऑसिलेट कर रही है। वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से ये मान लो जी एक्सिस है, ठीक है, और ये जी एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इस तरह से ऑसिलेट करिए, कभी इस तरह से ऑसिलेट करिए, कभी इस तरह से ऑसिलेट करिए। मैं कह रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर देखते हैं किसी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में ऑसिलेट कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि हम ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख रहे हैं जो कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ऐसी मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेगी। तो वो इसी वाईजी प्लेन में ऑसिलेशन हो रहा होगा। ये वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है। तो मैं किसी एक टाइम इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, किसी एक टाइम इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम इंस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किसी भी जनरल एंगल थीटा पर हो सकती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली तो हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करिए ना, यूं इस तरह से ऑसिलेट करिए। तो हम तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक है ड्रॉ कैसे करेंगे, वो एनिमेशन थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये एरो इस तरह से दोनों साइड ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब इस प्लेन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रही है अभी इस मोमेंट पे। ठीक है, तो किसी टाइम इंस्टेंट पे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इसका एम्पलीट्यूड तो फिक्स है क्योंकि फिक्स इंटेंसिटी का सोर्स है, लेकिन किसी टाइम इंस्टेंट पे हो सकता है वो किसी जनरल थीटा एंगल पर ऑसिलेट कर रही होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। तो ओवर द टाइम अगर किसी सोर्स से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो ओवर द टाइम ठीक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस होंगी वो कुछ ठीक है एम्पलीट्यूड फिक्स होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होगी। तो ओवर द टाइम अगर तुम इसको ड्रॉ करते तो ओवर ओवर द टाइम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन है एम्पलीट्यूड तो फिक्स होता, लेकिन वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह की जो लाइट होती है, लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, वही चीज मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ट्रू होगा ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होगी, तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कोई भी रियल लाइट का सोर्स होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, और ऐसी लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही होगी ओवर द टाइम, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कई बार कई कई ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें कि अगर मान लो सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट करनी है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो किसी सरफेस पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से, ठीक है, आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से अंदर के चार्जेस को ऑसिलेट करा रही है, और वो किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट कराए। ओवरऑल अगर हम सरफेस को हीट करना चाहते हैं, तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, तो वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में सरफेस में अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसे भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करे, बाकी डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करे। ठीक है, आ, अगर अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करें, ना कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट करें, तो ऐसा, ठीक है, कर पाने के लिए, ठीक है, हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें सबसे पहली, ठीक है, सबसे सिंपल टेक्निक यूज होती है, इस मेथड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करने को अलाउ कर रहे हैं। ठीक, इस मेथड को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कराते हैं, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करना अलाउ करते हैं किसी भी तरीके से, तो इस मेथड को हम पोलराइजेशन कहते हैं। और जो फाइनल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी वो पोलराइज लाइट कहलाती है। तो अनपोलराइज लाइट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, लेकिन जो पोलराइज लाइट होगी, तुम इमेजिन कर सकते हो, वो या तो सिर्फ वाई एक्सिस के अलावा ऑसिलेट कर रही होगी, किसी भी टाइम पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई में ही ऑसिलेट कर रही होगी। ठीक है, या सिर्फ जी में ही ऑसिलेट कर रही होगी। या सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने दिया था, जिसमें चार्ज को हम सिर्फ वाई एक्सिस के अलावा ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, एसएचएम करा दें मान लो किसी चार्ज को, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, प्रोड्यूस होगी, वो बिल्कुल वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही ऑसिलेट करेगी।
ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें पता है कि अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, एसएचएम करा रहे हैं, तो जितनी फ्रीक्वेंसी से एसएचएम करा रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसी की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक, एनीवे हमारा कंसर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आइडियली अगर तुम चार्ज को एक ही पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर पाते तब तो ऑलरेडी तुम्हें पोलराइज लाइट ही मिलती, उसी डायरेक्शन में ये लाइट पोलराइज्ड होती जिस डायरेक्शन में तुम चार्ज को ऑसिलेट कराओ। लेकिन ऐसा तो रियल सोर्सेज में पॉसिबल नहीं होता है, चार्जेस किसी भी डायरेक्शन में अपनी मर्जी से ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल लाइट तुम्हें नेचुरली किसी भी सोर्स से अनपोलराइज ही मिलती है। ठीक है, अगर तुम किसी तरह से उसको ठीक है पोलराइज कर लेते हो, तो पोलराइज लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा ऑसिलेट, वो चाहे तो वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही होगी, तो इस लाइट को हम बोलेंगे वाई एक्सिस के अलोंग पोलराइज लाइट। वो चाहे तो जी एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही होगी, तो ऐसी लाइट को हम जी एक्सिस के अलोंग पोलराइज लाइट बोलेंगे। ठीक है, या इसके बीच में कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है जिस डायरेक्शन में सिर्फ उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, बाकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसी लाइट को हम पोलराइज लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस अनपोलराइज लाइट को यूज करके पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करें। क्या तरीका होगा? सबसे पहला तरीका है पोलराइजर्स यूज करके। ठीक है, तो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च होता है, लोग नए नए मटेरियल्स ढूंढते हैं और मटेरियल की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं, और हम लोग ऐसे मटेरियल्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, पोलराइजर्स, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, जो कि जिन जिन मटेरियल्स के अक्रॉस अगर हम लाइट को पास कराते हैं, तो लाइट उन मटेरियल से पास करने के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही होती है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक हो जाती है। मतलब ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि एक्चुअली जो पोलराइजर्स के पोलराइजिंग शीट्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लैब्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये जो पोलराइजर्स होते हैं जनरली पॉलीमेरिक ठीक है मटेरियल्स होते हैं, और उसमें लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, और वो मटेरियल्स इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर इस तरह से कि लॉन्ग चेन इस तरह से उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि उसमें लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इस तरीके से इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स अलाइंड है ना, उस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मॉलिक्यूल्स तो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसको पास करने नहीं देते, मटेरियल के अंदर ही वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक, वो इन मॉलिक्यूल्स को इंटरफेयर नहीं कर पाती है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब इस ऐसे मटेरियल से पास हो जाती है। ठीक है, तो हर एक पोलराइजर के लिए कि एक पास एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस है, ठीक, ये एक्सिस जो है ये कहलाएगी पास एक्सिस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये पास हो जाएगी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अब्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम बिल्कुल कोई भी मान लो हमारे पास कोई भी अनपोलराइज लाइट का एक रियल सोर्स है, और उस रियल सोर्स से अनपोलराइज लाइट को किसी आइडियल पोलराइजर से पास कराते हैं। ठीक, आइडियल पोलराइजर का मतलब वो एक डायरेक्शन में कंप्लीटली ब्लॉक करेगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीटली अलाउ करेगा। तो अगर आइडियल पोलराइजर से हम पास कराते हैं किसी लाइट को, तो पास करने के बाद जो पोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? अगर ओरिजिनल इंटेंसिटी आई है या आई नॉट है, तो पोलराइजर से पास करने के बाद इंटेंसिटी कितनी बचेगी? ऑब्वियसली इंटेंसिटी हम बता सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बता पाए तो। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम अनपोलराइज, तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि अनपोलराइज लाइट ले रहे हैं
और उस अनपोलराइज्ड लाइट को हम पास कराने जा रहे हैं, ठीक है, एक पोलराइजर से। तो यहाँ पे मैं पोलराइजर का स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो हमारा पोलराइजर है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा पोलराइजर है, ठीक है, ये हमारा पोलराइजर है, ठीक है, और ये हमारी, ये मान लो एक्स एक्सिस है, इस तरह से मान लो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस पोलराइजर की जो पास एक्सिस है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। डायरेक्शंस मान लो, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो ये वाली जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ये वाली एक्सिस ये जी एक्सिस है, ठीक है। तो हम पोलराइजर इस तरह से रख रहे हैं कि उसकी जो पास एक्सिस है ना, ये मान लेते हैं कि इसकी जो पास एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ऑब्वियसली यहाँ पे जो अनपोलराइज लाइट है ना, तो उसकी उसकी डायरेक्शन ऑफ, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में होगी, अलग अलग टाइम में, ठीक है। कभी हो सकता है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, वो पूरी पूरी पास हो जाएगी, कभी वो कम्प्लीटली जी एक्सिस के अलोंग हो, पूरी पूरी ब्लॉक हो जाएगी, कभी कभी इसके बीच में हो थीटा एंगल पर, तो उसका एक कंपोनेंट पास होगा, एक कंपोनेंट ब्लॉक होगा, है ना। और अलग अलग थीटा के लिए कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा कम कंपोनेंट आएगा। जो भी पास एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पास हो जाएगी, और जो उसके परपेंडिकुलर होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो लेट अस से किसी एक टाइम इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मान लो पास एक्सिस से, मतलब वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ, चलो छोटा सा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम प्लेन देखेंगे, मान लो किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है लेट अस से इस तरह से थीटा एंगल पर है, ठीक है, किसी मोमेंट पे ये थीटा एंगल है, और फिक्स्ड इंटेंसिटी का सोर्स है, तो इसके इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अगर कंपोनेंट्स में हम ड्रॉ करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा आएगा, ठीक, और एक कंपोनेंट ई साइन थीटा आएगा। तो किसी मोमेंट में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो पोलराइजर से पहले यहाँ से इस तरह से अनपोलराइज लाइट आ रही है, तो उस अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसको देखो जरा, थोड़ा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना। और इसका जो जी कंपोनेंट होगा, इसका जो जी कंपोनेंट होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे ड्रॉ किया है, ठीक है। ये जो जी कंपोनेंट होगा वो ई नॉट साइन थीटा होगा, और जो वाई कंपोनेंट होगा, ये इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये इस तरह से इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैं दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा कितना होगा, किसी एक मोमेंट पे कितना होगा, ई नॉट कॉस थीटा, ठीक है, ई नॉट कॉस थीटा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजर पे इंसिडेंट होगी, पोलराइजर क्या करेगा, इसके अंदर से ये जो वाई कंपोनेंट है उसको वो कंप्लीटली अनडिस्टर्ब पास कर देगा, वाई कंपोनेंट एज सच यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है ई नॉट। इसको किसी अलग कलर से लिखते हैं, थोड़ा डिम हो गया है।
ठीक है। ये है ई नॉट, जो वाई कंपोनेंट था वो ई नॉट कॉस थीटा था, और जो जी कंपोनेंट है वो ई नॉट साइन थीटा। जहां पर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पास एक्सिस से क्या एंगल बना रही है उसको बोल रहे हैं। ये है ई नॉट कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि इस इंस्टेंट की बात करते हैं, जिस इंस्टेंट पे थीटा एंगल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजर से पास कर रही है। तो उस इंस्टेंट पे जो इंसिडेंट लाइट रे है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इंटेंसिटी कुछ लेट अस से आई नॉट है, ठीक है। और पोलराइजर से पास करने के बाद जो इंटेंसिटी होगी, बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट कॉस थीटा रह गया है, पहले एम्पलीट्यूड ई नॉट था, ठीक है। और पोलराइजर से पास करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड रह गया ई नॉट कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ पर, इंटेंसिटी इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। पहले अगर इंटेंसिटी आई नॉट हम बोल रहे हैं, तो बाद में ऑब्वियसली इंटेंसिटी ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी ना, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू अलग अलग टाइम में अलग अलग होगी। किसी टाइम में थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो इंटेंसिटी उस टाइम में आई नॉट आ रही होगी, ठीक है। उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। किसी टाइम में थीटा की वैल्यू 90 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो उस टाइम में जो फाइनल लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग टाइम में इंटेंसिटी जो पोलराइजर से बाहर आ रही है वो अलग अलग हो, क्योंकि थीटा अलग अलग है, ठीक। अनपोलराइज लाइट में थीटा, थीटा मतलब कि उस अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पास एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग होगा, ठीक है। और वो रैंडमली थीटा सारी वैल्यूज ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी, पॉइंट ये है कि इंटेंसिटी फिक्स नहीं होगी, ठीक, टाइम वैरिंग इंटेंसिटी मिलेगी, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट हमें हमारे पास आ रही होगी, ठीक है। तो अगर अलग अलग लाइट अलग अलग इंटेंसिटी आ रही है तो क्वेश्चन उठता है कि हम इंटरेस्टेड हैं एवरेज इंटेंसिटी में, कि एवरेज इंटेंसिटी कितनी पास कर रही होगी। तो हम बोलेंगे एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, ये जो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी है, किसी मोमेंट पे जो इंटेंसिटी है इसकी एवरेजिंग करा देते हैं, ठीक है। ये जो थीटा है ना वो सारी वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो आई नॉट तो कांस्टेंट है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हमें इस कंप्लीट आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालनी है। आई नॉट तो कांस्टेंट है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये तुम लोगों ने, ठीक है, ये एसी में भी बहुत डिटेल में एवरेजिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये वैल्यू होती है हाफ के इक्वल। तो ओवरऑल इस पोलराइजर से पास करने के बाद हमेशा जो इंटेंसिटी फाइनली मिलेगी हमें पोलराइजर से पास करने के बाद, वो आई नॉट अपॉन टू के इक्वल होगी। वो ओरिजिनल इंटेंसिटी का हाफ हो जाएगी, मतलब अनपोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी है उसकी आधी इंटेंसिटी बचेगी पोलराइजर से पास करने के बाद। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज याद रहनी चाहिए कि अगर हम अनपोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास करते हैं आइडियल पोलराइजर से, ठीक है। इसका अब मुझे याद थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, पोलराइजर का नाम होता है, जैसे इसको हम N50 बोलते हैं। N50 का मतलब 50% लाइट पास होगी, ठीक है। तो आइडियल अगर पोलराइजर है ना तो बिल्कुल 50% लाइट पास होती है, तो इंटेंसिटी आधी इंटेंसिटी रह जाती है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये पोलराइड ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस, ठीक है, ठीक है। तो वो आधी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो भी, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं, कि पोलराइड ग्लासेस जो तुम लोग पहनते हो, ठीक है, उसमें एक प्लेन में लाइट्स, ठीक, पोलराइज्ड होती हैं एक डायरेक्शन में। वो जो सन ग्लासेस है उसकी पास एक्सिस कौन सी है वो तुम पता कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करके। तो वो एक डायरेक्शन में अलाउ करते हैं लाइट्स
को पास करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करना और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अनपोलराइज लाइट से, हाँ सर जो हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी पढ़ी थी ना, अगर दो कोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटी आई नॉट तो मैक्सिमम की इंटेंसिटी आई नॉट ही 4 आई नॉट होगी। हाँ सर हम बोलते हैं ना इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं ना, एक यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम पे कितनी एनर्जी फॉल होगी। हाँ सर फिर जब मैक्सिमम आएगा उसका मतलब इंटेंसिटी सर 4 टाइम्स होगी ना, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाँ वो जो दो उनसे ज्यादा। हाँ हाँ, दोनों लेकिन कंबाइन एवरेज करने से इंटेंसिटी सर कैलकुलेट करोगे ना, कहीं पे ज्यादा हो गई कहीं पे कम हो गई, लेकिन ओवरऑल एनर्जी उतनी आ रही है जितनी की दोनों सोर्सेस को मिला करके आ रही है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी नहीं आ रही है। एवरेजिंग करा के तुम चेक कर सकते हो कि दोनों की वजह से टोटल एनर्जी जितनी होगी उतनी एनर्जी आएगी। ठीक है, सर हम किसी टाइम पे देखेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। उसमें डबल स्लिट में, यस सर। नहीं डबल स्लिट में तो हम एवरेज इंटेंसिटी ही बता रहे हैं कि एवरेज इंटेंसिटी इन दोनों की अगर आई नॉट है तो स्क्रीन पर जो पैटर्न हुआ है वो कहीं पर ज्यादा हो गया है कहीं पे कम हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल सर इंटेंसिटी, हाँ मैक्सिमा पे अगर जब मैक्सिमा होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दोनों। हाँ, तो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है, ठीक है, तो कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी तो हो रहा है। तो तुम अगर टोटल एनर्जी सोर्सेस से कितनी आ रही है उसको तुम देखोगे तो टोटल एनर्जी थोड़ी ना कहीं बढ़ रही है, ओवरऑल एनर्जी सेम है। कि ओवरऑल एनर्जी अगर एवरेज एनर्जी तुम कैलकुलेट करोगे तो वो सेम आएगी। ठीक, उसको मैं डिस्कस करूंगा, तुम उसमें जो भी पॉइंट होगा फिर से तुम पूछना, अगर मुझे ये पहले खत्म करने दो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है अभी? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जो भी अनपोलराइज लाइट होगी उसकी आधी इंटेंसिटी पोलराइज होने के बाद उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो अनपोलराइज लाइट था, लेकिन मान लो हमारे पास ऑलरेडी पोलराइज लाइट है और उस पोलराइज लाइट को अगर हम किसी पोलराइजर से पास कराएंगे तो उसके बाद फाइनल इंटेंसिटी कितनी, और ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास फिर से मान लो कोई पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पोलराइजर से पास करके, ठीक है, एक पोलराइज लाइट बना ली है। ठीक है, पोलराइज लाइट बना ली है और जो पोलराइज लाइट है वो बिल्कुल वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक, ई नॉट, इसकी इंटेंसिटी मान लो, ये जो पोलराइज लाइट है इसकी इंटेंसिटी में आई नॉट बोल रहा हूँ और ये लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर पोलराइजर इसके सामने रखते हैं कि, और पोलराइजर का जो पास एक्सिस है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, तब तो ये पूरी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी और दूसरी साइड हमें आई नॉट इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पोलराइज लाइट हमारी पास एक्सिस के अलॉन्ग ही पोलराइज्ड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो हम इस पोलराइजर को ना थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, पोलराइजर को इस तरह से किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद मान लो इसकी जो एक्सिस है, ठीक है, वो कुछ थीटा एंगल पर चली जाती है। ये इनिशियल डायरेक्शन थी, और रोटेट करने के बाद जो पास एक्सिस है, पास एक्सिस, या ऐसा बोल सकते हो कि पास एक्सिस से जो पोलराइज लाइट की डायरेक्शन है वो थीटा एंगल पर। ये थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या बोल रहा हूँ, ये थीटा पोलराइज लाइट और पोलराइजर की पास एक्सिस के बीच का एंगल है। ठीक है, अब जैसे ये पोलराइज लाइट फॉल करेगी पोलराइजर पर क्या होगा, ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि पास एक्सिस के अलोंग है वो तो कंप्लीटली पास हो जाएगा, ठीक है। और वो कंपोनेंट कितना होगा, वो ई नॉट कॉस थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोलराइजर से पास करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ना एक कंपोनेंट ही बचेगा और बाकी दूसरा कंपोनेंट बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो पास होने के बाद ई नॉट कॉस थीटा एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टिंग पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है। तुम समझ सकते हो कि ये एंगल जितना ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा होगा जो फाइनल लाइट होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट उतना डिक्रीज करता जाए, और ये अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो सारी लाइट ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर थीटा एंगल पर, अगर ये पोलराइज लाइट थीटा एंगल पर है पास एक्सिस से, तो फिर फाइनल इंटेंसिटी कितनी आती है, तो फाइनल इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ई नॉट स्क्वायर जो है आई नॉट के प्रोपोर्शनल है, तो पास करने के बाद जो इंटेंसिटी आएगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी। और ये फेमस इसका नाम मैलस लॉ, ये फेमस मैलस लॉ कहलाता है। ये जो पिछला अनपोलराइज लाइट का केस था वो डिफरेंट था, और ये वाला जो केस है पोलराइज लाइट को हम पोलराइजर से ये डिफरेंट है। इसमें जनरली तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो। वहां पे अनपोलराइज लाइट जब पास कर रही थी तो इसमें थीटा का मतलब था कि ये अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही है वो वेरिएबल है, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है क्योंकि ये अनपोलराइज लाइट है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगल है। तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो आई नॉट बाई टू आ जाती है, ठीक है। हम डायरेक्टली बोलेंगे इंटेंसिटी आई नॉट है और फाइनल इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू है, ठीक है। अब हमारे पास पोलराइज लाइट है किसी डायरेक्शन में, और यहाँ पर थीटा वैरी नहीं कर रहा है, थीटा पास एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है जो कि फिक्स है। तो जो फाइनल पोलराइज लाइट है आएगी उसकी इंटेंसिटी हमेशा ओरिजिनल इंटेंसिटी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो मैलस लॉ कहता है कि मैलस लॉ बताता है कि पोलराइज लाइट को अगर हम पोलराइजर से पास कराते हैं तो फाइनल इंटेंसिटी कितनी होती है। और इससे बस इस सिंपल से कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं बस करा देता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास पोलराइज लाइट है, ठीक है। तुम उबैर अपना डाउट जो है ना, कि तुमने और भी क्वेश्चंस कुछ पूछे थे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है तुम क्या पूछना चाह रहे हो, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बाद में अलग से तुम पूछना कि तुम टोटल एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन ही तो पूछना चाह रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि एनर्जी कंजर्व नहीं है। यस सर। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि हम क्या करते हैं ना, इस बार दो पोलराइजर्स लेते हैं, ठीक है। और पोलराइजर्स कैसे लेते हैं वो इंटरेस्टिंग है कि पोलराइजर्स कैसे लेते हैं। ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है, ये 3D में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये किस तरह से रखे गए हैं समझ में आ रहा है ना, ओके। तो हमें बोला गया है कि या एक काम करते हैं, हम अनपोलराइज लाइट लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारी जो लाइट है वो अनपोलराइज है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो पोलराइज लाइट होगी ना उसको तो हम एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, और जो अनपोलराइज है उसको इस तरह से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ,
ठीक है, समझाने के लिए। हालांकि इसमें अगर ओवर द टाइम देखोगे तो वो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। ठीक है, उसको ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा फिगर अनक्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर पाता हूँ तो शायद अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ। एनीवे, तो इसमें बताया गया है कि ये जो दोनों पोलराइजर्स हैं उनके लिए जो पास एक्सिस है वो कुछ इस तरह से। पहले वाले के लिए जो पास एक्सिस है वो बिल्कुल वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरे वाले के लिए जो पास एक्सिस है वो बिल्कुल जी एक्सिस के अलॉन्ग है। अभी पूछा जा रहा है कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी, तो क्या होगा आंसर बताओ। अगर ये अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आसान क्वेश्चन है। अनपोलराइज है तो पोलराइजर से पास करने के बाद इंटेंसिटी, पोलराइजर से पास करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ना बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी जिस डायरेक्शन में पास एक्सिस है, और इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अनपोलराइज से पोलराइज होने में हाफ हो गई। अब ये पोलराइज लाइट है, अब हमें देखना पड़ेगा ये जो पोलराइज लाइट है इससे कितने एंगल पे पास एक्सिस है, तो उसका कॉस स्क्वायर थीटा फाइनल इंटेंसिटी होगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा करके निकालो या डायरेक्टली देख करके बोल सकते हैं ये सारी लाइट तो ब्लॉक ही हो जाएगी, फाइनल इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर हम दोनों पोलराइजर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देते हैं तब तो सारी लाइट ब्लैक हो जाएगी। तो अगर तुम्हारे पास दो आइडेंटिकल पोलराइजर्स हैं, ठीक, इस तरह के सनग्लासेस हैं, एक सनग्लास को ऐसे रखो, ठीक है, और दूसरे सनग्लास को ऐसे रखो, ठीक है, तो मैं, ठीक है, अगर इनका प्लेन प्रॉपरली पोलराइज, इन दोनों को अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो 100% इसके पीछे ना बिल्कुल डार्क हो जाएगा, कोई लाइट पास नहीं करेगी। अगर तुम दोनों को ऐसे ओवरलैप करोगे तो इससे कोई लाइट पास नहीं करेगी, सारी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। एनीवे, हाँ, तो क्वेश्चन में कहा गया हम क्या करते हैं ना, इन दोनों के बीच में एक और पोलराइजर लाते हैं, एक और पोलराइजर लाते हैं। ये मान लो पोलराइजर 1, ये पोलराइजर 2, इसके बीच में एक और पोलराइजर लाते हैं जो कि पहले पोलराइजर से थीटा एंगल पर है। ठीक है, पहले पोलराइजर से थीटा एंगल पर है, तो ये हमारा नेक्स्ट पोलराइजर है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके बेंड कर देते हैं थीटा एंगल पर। ये थोड़ा सा बेंड कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो जो इसको मैं रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, रेफरेंस ऐसे कर देती हूँ, और ये थीटा से बेंड होने के बाद इसकी जो पास एक्सिस है ना वो थीटा एंगल पर चली गई है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी, जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर। ये बहुत ही आसान टॉपिक है पोलराइजर का, इसमें बस दो ही चीजें याद रखनी है। एक तो अनपोलराइज्ड को अगर पोलराइजर से पास करते हैं तो कॉस स्क्वायर, सॉरी, वो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। और अगर हम पोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास कराते हैं तो इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होती है, जहां पर थीटा पास एक्सिस और पोलराइज लाइट के बीच का एंगल है। फाइनल इंटेंसिटी बताओ। इसका मैं एक काम करता हूँ ना, इसका फ्रंट व्यू भी साथ साथ ड्रॉ कर देता हूँ। फ्रंट व्यू कुछ ऐसे है, पहला पोलराइजर, दूसरा पोलराइजर, और ये तीसरा पोलराइजर। ठीक है, इनकी पास एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर दूसरा जो पोलराइजर है, और तीसरा जो पोलराइजर है वो कुछ ऐसे है। ठीक, एक एक करके बताओ। इन तीनों पोलराइजर्स का नाम रख देते हैं। ये P1 है, ये P2, अब इसको कर देते हैं, ये मान लो P2 है, और ये P3 है, P2
सबसे पहले यहाँ पर जो है ना हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है आई नॉट इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट है। अब जैसे फर्स्ट पोलराइजर से, ठीक है, ये लाइट पास करेगी तो इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वाई एक्सिस के अलोंग, और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। पहले पोलराइजर से पास करने के बाद जो लाइट आएगी वो पोलराइज्ड हो जाएगी वाई एक्सिस में और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2। अब दूसरे पोलराइजर से जैसे ये लाइट पास करेगी तो इनके बीच में लाइट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पास एक्सिस के बीच में थीटा एंगल है। तो मैलस लॉ के अकॉर्डिंग इस बार ऑब्वियसली इसका एक कंपोनेंट ही, ठीक है, यहाँ पर बचेगा और ये कितना होगा पता है, ये ई नॉट कॉस थीटा होगा। लेकिन हम इंटेंसिटी में इंटरेस्टेड है, इंटेंसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप क्यों निकालें, हमें डायरेक्टली पता है कि अगर पहले इंटेंसिटी आई नॉट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पास एक्सिस की डायरेक्शन इनके बीच में अगर थीटा एंगल होता है, तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और पास एक्सिस थीटा एंगल पर है, तो अगर इनके बीच में थीटा एंगल होता है तो इंटेंसिटी की वैल्यू ना ओरिजिनल इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। ठीक है, ये एंगल सॉरी यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटेंसिटी पता चल जाएगी। अब फिर ये वाली जो लाइट है ना, मतलब सेकेंड पोलराइजर से पास करने के बाद जो हमारे पास लाइट आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, वो कुछ इस तरह से आ रही है, थीटा एंगल पर पोलराइज हो गई है वो लाइट। यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो गई है, इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है और यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, इस फिगर को देखो, शायद इसमें तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आए। इसके बाद क्या होगा, इस बार तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो कुछ ऐसे है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन की डायरेक्शन वो कुछ ऐसे है और पास एक्सिस इधर है। तो हमें क्वेश्चन में पता है कि ये वाला जो एंगल है ये क्वेश्चन में गिवन है थीटा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और पास एक्सिस के बीच में इस बार जो एंगल होगा वो थीटा नहीं होगा, ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और या डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन और पास एक्सिस के बीच में एंगल अगर थीटा होता है तो तो उस पोलराइजर से पास करने के बाद इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो इस बार जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है वो हमें पता है, ये पूरी इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी है और पास करने के बाद जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी इसको लिखेंगे आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, टाइम्स कॉस स्क्वायर एंगल। और इस बार जो एंगल है वो एक्चुअली कितना है पता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो फाइनल इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि डायग्राम मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया है। फाइनल इंटेंसिटी जो आ रही है वो है आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और इसको, ये बहुत फेमस रिजल्ट भी है, इसको लोग याद रख लेते हैं, लेकिन इसको याद रखना नहीं है कि बार बार इसको सॉल्व करके निकालना है। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई नॉट अपॉइंट 8 और 4 का मतलब है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू साइन स्क्वायर 2 थीटा की इक्वल हो जाएगी। कि ये तुम्हारी फाइनल इंटेंसिटी होगी। तो ये बहुत पॉपुलर केस है, तो ये रिजल्ट ही लोग याद रख लेते हैं। थीटा की वैल्यू गिवन होती है, मान लो थीटा 45 है, डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एंगल कितना है, अगर फाइनल इंटेंसिटी आई नॉट बाई 8 आ रही है
45 डिग्री होगी, ठीक है। और किसी भी टाइप का अरेंजमेंट हुआ तो तुम्हें ये मैलस लॉ पता है, और ये पता है कि अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास करने के बाद इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, तो तुम पोलराइजेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पोलराइजेशन का एक और दूसरा बहुत ही पॉपुलर मेथड है, और इसका भी तुम्हें सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास एक पहला मेथड है पोलराइज करने का लाइट को, पोलराइजर्स को यूज करके हम ऐसे मटेरियल्स यूज करते हैं, ऐसे मटेरियल्स डिजाइन करते हैं जो एक ही एक्सिस में अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है। एक और तरीका है, ठीक है। लेटेस्ट से हमारे पास ये दो अलग अलग मीडियम का इंटरफेस है, और पहला वाला जो मीडियम है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेटेस्ट से μ1 है, दूसरा वाला जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। और लेटेस्ट से यहाँ पर ये नॉर्मल में ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे सनलाइट या कोई भी अनपोलराइज लाइट यहाँ पर इस तरह से इंसिडेंट होती है, ठीक है। अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी भी जब भी मीडियम चेंज होगा तुम्हें पता है कि इस लाइट का कुछ पार्ट नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्ट होगा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बना देते हैं, और ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ये कुछ आई है, आई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर सकते हैं हम, उसके अलावा अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज करेगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और उसी आई के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्नेल्स लॉ से, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ आएगा, ठीक है, मीडियम पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होता है कितना पार्ट, ठीक है, ट्रांसमिट होता है, वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, कि हम लोग ऐसे मटेरियल बनाते हैं जिसमें कि मैक्सिमम पोर्शन अब्सॉर्ब हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाए, एनीवे लेकिन जनरल किसी भी जनरल केस में हमेशा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे शायद मुझे लगता है वेव्स मैंने ये डिराइव नहीं किया होगा तुम्हारे कोर्स में, क्योंकि तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, कि जब भी हम किसी इंसिडेंट वेव पल्स को ऐसे सेंड करते हैं और मीडियम चेंज होती है, ठीक है, तो अगर रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो इस तरह से, ठीक है, और फिर इससे वापस भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट वेव है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये ट्रांसमिटेड वेव है, ठीक है। तो बिल्कुल मैकेनिक्स की थ्योरी यूज करके अगर ए एम्पलीट्यूड का इंसिडेंट वेव हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, दो मीडियम के इंटरफेस पर, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो बिल्कुल मैकेनिक्स के लॉज यूज करके हम कैलकुलेट भी करते हैं, उसका सिंपल सा एक्सप्रेशन आता है, वो हम मतलब तुम्हारे लेवल पे भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर चला जाएगा, लेकिन तुम समझ सकते हो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। एम्पलीट्यूड कितना कितना होगा रिफ्लेक्टेड वेव का और ट्रांसमिटेड वेव का, वो एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। वो इन दोनों की डेंसिटीज के अकॉर्डिंग, इन दोनों में इन दोनों मीडियम में वेव की स्पीड कितनी है उसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड्स आ जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक, उनका एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है,
यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है, ऑब्वियसली ये मान लो सनलाइट है या कोई भी रियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है ना, वो ऑब्वियसली अनपोलराइज लाइट होगी। अनपोलराइज लाइट होने का मतलब क्या है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर ये है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी। अनपोलराइज लाइट है तो वो हर डायरेक्शन में अवेलेबल होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे। अब थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ना, इसके परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन इमेजिन करें, ये तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो इसके परपेंडिकुलर प्लेन, इस तरह से इसके परपेंडिकुलर प्लेन को अगर हम इमेजिन करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बोर्ड के प्लेन में लाई करेगा, और दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बोर्ड के परपेंडिकुलर लाई करेगा। तो बोर्ड के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ना, वो इसको ऐसे ऐसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि बोर्ड के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डॉट दिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब है वो वेक्टर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये ई परपेंडिकुलर है। और बोर्ड के अलोंग जो डायरेक्शन है वो तो ऐसे ही एरो से दिखा दे रहा हूँ, एरो से हमें पता चल जा रहा है ये बोर्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो जो अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, जो अनपोलराइज लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है दोनों डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसको मैं ये अनपोलराइज लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। अनपोलराइज में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगा। एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा। इमेजिन कर पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी है, ये सरफेस पर, ठीक है, इंसिडेंट होती है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव है वो भी किसी भी जनरल एंगल पर निकालते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव के लिए, ठीक है, पूरी इक्वेशन आती है, मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये इंसिडेंट लाइट वेव है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इंसिडेंट लाइट वेव का पैरेलल कंपोनेंट, ये हमें गिवन होता है, तो ये हमें पता होता है। इनको यूज करके और म्यू1 म्यू2 को यूज करके, ठीक, म्यू1 म्यू2 मीडियम की प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है। तो मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई करके जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी पूरा एक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, ई आई पैरेलल और ई आई परपेंडिकुलर के टर्म्स में, ठीक है। और उसी तरह से रिफ्लेक्टेड वेव का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका भी एक पूरा लंबा सा एक्सप्रेशन आता है। मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ट्रांसमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी जनरल एंगल पे ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, पैरेलल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, परपेंडिकुलर भी एग्जिस्ट करेगा। लाइक वाइज कि किसी एंगल पर, किसी जनरल एंगल पर इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, परपेंडिकुलर भी एग्जिस्ट करेगा। रिफ्रैक्टेड रे का पैरेलल परपेंडिकुलर ये सारे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन आती है रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रो, हेलो, हाँ मोहन, हाँ मैं क्लास में हूँ, आप आ जाइए, मैं थोड़ी देर में कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक। आप कहाँ पर हैं अभी? अच्छा अच्छा, ये गेट पर है, मतलब डोर पे, ठीक है, ठीक, एक सेकंड एक सेकंड।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें रिफ्लेक्टेड लाइट वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता चलता है, पैरेलल कंपोनेंट पता चलता है, और हम ऐसा देखते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक, ये वाला रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये वाला, इसका जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, हम देखते हैं ये बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक, एक पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक, मतलब हम इसको जीरो रख करके सॉल्व करते हैं, बाकी कंपोनेंट्स के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जब एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एग्जैक्टली, ठीक है, tan इनवर्स म्यू के इक्वल होती है, ये वो पर्टिकुलर एंगल है जिसमें कि रिफ्लेक्टेड लाइट वेव का पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। बाकी किसी भी एंगल पर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इस पर्टिकुलर एंगल पर, और इस पर्टिकुलर एंगल पर भी सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट वेव में पैरेलल कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव होती है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ। तो पोलराइज लाइट बनाने का हमारे पास एक और तरीका होता है, यूजिंग रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। तुम्हारे कोर्स में जितना है उतना ही बता रहा हूँ, इतना बस पता होना चाहिए कि ये वो एंगल है जिसमें कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव है ना, वो पोलराइज हो जाती है, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से बोर्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है, ठीक, इस तरह से बोर्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है, ठीक। जो पैरेलल कंपोनेंट है ये नलीफाई हो गया, ठीक है, सिर्फ बोर्ड के परपेंडिकुलर, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, इसमें तो दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं, ये भी अनपोलराइज्ड है, ये भी अनपोलराइज्ड है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस पर्टिकुलर एंगल पर पोलराइज हो जाती है, ठीक है। ये कहलाता है ब्रूस्टर्स लॉ, और ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। तो तुम्हें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ म्यू लिख दिया ना, तो ये है म्यू 2 1, ठीक है, मतलब जिस मीडियम में लाइट रे को सेंड करें उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर, ठीक है। ये एंगल कहलाता है ब्रूस्टर्स एंगल। कुछ ज्यादा ही मुझे लग रहा है मैं स्लो कर रहा हूँ क्या। फाइनल पॉइंट है, एक और तरीका है जिससे कि लाइट वेव स्कैटर हो जाती है, अब मैं सॉरी पोलराइज हो जाती है, और वो मेथड है, थर्ड मेथड जो होता है वो है स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग की वजह से भी लाइट रे पोलराइज हो जाती है, और उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, और मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में जानना भी नहीं है। स्कैटरिंग से भी, अच्छा स्कैटरिंग क्या होता है ये तो बताएंगे। देखो स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जैसे लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लाइट एंटर करती है तो होता है क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर पार्टिकल्स होते हैं, ये इन लाइट रेस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसके अंदर चार्जेस हैं, कि चार्जेस उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उस एनर्जी को वो री रेडिएट करते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है कि एक डायरेक्शन से लाइट आती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो हर डायरेक्शन में की लाइट रे को सेंड कर देते हैं, कि हर डायरेक्शन में लाइट रे को स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग जो होता है, ठीक है, ये हमेशा वेवलेंथ ऑफ लाइट के
शायद 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, स्कैटरिंग उसमें उतना ही कम होगा, ठीक है? और वेवलेंथ जितनी कम होगी, स्कैटरिंग उतना ज़्यादा, यानी अगर हम विजिबल लाइट में कंपेयर करें, तो वॉयलेट में स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और रेड में स्कैटरिंग सबसे कम होती है। और यही रीज़न है कि जहाँ पर भी हमें वार्निंग सिंबल देना होता है, वहाँ रेड कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो दूर से जो लाइट आती है ना, रेड लाइट, वो मिनिमम स्कैटर होती है और वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाती है। स्कैटर कम होगी तो उसकी एनर्जी जल्दी लूज़ नहीं होगी, दूर तक ट्रैवल कर पाएगी। हर जगह हम रेड सिग्नल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। स्काई का कलर ब्लू, जब व्हाइट लाइट सन से आती है, ठीक है? व्हाइट लाइट सन से आ रही है, तो ये सारी लाइट, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में आती है और एटमॉस्फेयर इन लाइट को अब्सॉर्ब करता है, स्कैटर करता है हर डायरेक्शन में। तो इसमें जो ब्लू लाइट है ना, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, ठीक है? तो ज़्यादा स्कैटर होने की वजह से वो ब्लू लाइट फैल जाती है। एटमॉस्फेयर में तुम स्काई की तरफ देखते हो, तो लाइट तो व्हाइट लाइट इस सन से आ रही है, लेकिन ये जो लाइट है ना, वो आपस में, ठीक है, अब्सॉर्ब, डी-रेडिएट होकर के वो हर डायरेक्शन में ये ब्लू लाइट स्कैटर होके वापस आ रही है तुम्हारी तरफ। तो हर जगह तुम एटमॉस्फेयर की तरफ देख रहे हो, तो हर हर तरफ से ब्लू लाइट आ रही है, तो तुम्हें स्काई ब्लूइश कलर की दिख रही है। लेकिन जो रेड कलर है वो लीस्ट स्कैटर हो रहा है, इसलिए वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर तुम सन जहाँ पर है, मान लो मिड डे है या किसी भी टाइम है, तो सन के बिल्कुल सामने देखोगे ना, तो वहां पे रेडिश कलर ही दिखेगा, क्योंकि रेडिश कलर सबसे कम स्कैटर करता है, वो दूर भी आकर के ट्रैवल करके तुम्हारे पास पहुंच जाता है। लेकिन बाकी जगह, क्योंकि स्काई में एटमॉस्फेयर इसके बीच में है, तो ब्लू कलर का भी अच्छा खासा रोल रहता है, ठीक है, सन के आसपास भी। लेकिन एक टाइम है, जैसे हॉराइजन, मतलब सनसेट और सनराइज के टाइम में, सनसेट और सनराइज के टाइम में अगर देखोगे तुम, ठीक है, तो यहाँ पे सन बहुत दूर चला गया है, बहुत ज्यादा दूर है, कि अब यहाँ से जो ब्लू लाइट है ना, वो तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाती है, कि सन जब यहाँ पर है तब तो पास आ गया है, लेकिन जब दूर है सन, ठीक है, तो उस टाइम में ब्लू लाइट नहीं पहुंच पाती है और सिर्फ जो रेड लाइट है ना, वही पहुंच पाती है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम में हमेशा सन का जो कलर है वो तुम्हें रेडिश ऑरेंज टाइप का दिखेगा, ठीक है? ठीक है, तो ये स्कैटरिंग में तुम्हें इतना ही जानना है, इससे ज्यादा डिटेल में जाना है। हाँ, तो इसमें बस ये भी पता होना चाहिए कि स्कैटरिंग भी एक मेथड है, जिसको की यूज करके हम पोलराइज्ड लाइट अटेन कर सकते हैं, ठीक है? उसका वो, अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि लाइट किस डायरेक्शन में पोलराइज होगी, ठीक है? तो वो हम बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़रूरत नहीं है। और स्कैटरिंग के अलावा इसमें अब, अच्छा, रेनबो वाला फिनोमिना है, वो सब पता नहीं वो एक्सप्लेन करना है कि नहीं। रेनबो रह गया, स्कैटरिंग अगर डिटेल में तुम लोग बोलोगे, रेनबो, ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये एक्सप्लेन करना है कि नहीं, इसको हम सोचते हैं बाद में। अब जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, उसमें एक पॉइंट बस रह गया है, वो है डिस्पर्जन। अब तुम लोग बताओ, अभी 9:45 है, तुम लोगों का क्या इंटेंशन है?
ओहो, इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये म्यूट हो गया है, तो तुम लोगों ने बताया ही नहीं। मैं कह रहा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड का तुम पूछ रहे थे, तो पोलराइजर से पास करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है। मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसका एम्पलीट्यूड ई बाई सी की इक्वल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड तभी कोई रोल प्ले कर पाएगी जब चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करें। तो जो ज्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं अर्थ के सरफेस पर, वहां पे चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट ही ज्यादा ज्यादा मतलब रोल प्ले करता है। अगर कॉस्मिक रेस को देखेंगे, वहां पर ऐसा हो सकता है कि वहां पे चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड से है, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पार्ट है वो भी फोर्स एक्सर्ट करता है चार्जेस पर। लेकिन अर्थ के सरफेस पर जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है वही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, पोलराइजर से जब पास करते हैं तो पोलराइजर जो होता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अफेक्ट होती है, अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड भी डाई आउट हो जाएगी। अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किल कर दिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसके परपेंडिकुलर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ ठीक है एग्जिस्ट करेंगे हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और हाँ, मैं पूछा था कि अभी क्या क्या किया जाए। मैं कह था कि देखो, चाहो तो डिस्पर्जन अभी खत्म कर लेते हैं, 5-10 मिनट का ही टॉपिक है, उससे ज़्यादा टॉपिक नहीं है, उससे ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। और बाकी एप्लीकेशन वाला देखेंगे, तुम लोगों को जब टाइम मिलेगा तो उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स अगर कुछ रह गए तो उसको लिख लेना है और उसको बताना है, मुझे बता देना, वो एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। मेन टॉपिक जो है वो डिस्पर्जन कल करें, बताओ बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है। कल क्यों, मैं चाहता हूँ कल क्लास नहीं लो, 10 मिनट अगर तुम दे सकते हो तो खत्म कर देते हैं ना। चलो ठीक है, कल करते हैं।